बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन की चर्चा मैं कर रहा हूं। जैसा आप लोगों से मैंने वायदा किया था कि नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है और इस पे हम धीरे धीरे बताएंगे आप लोगों को। तो इस नोटिफिकेशन का जो 4 नंबर क्लॉज है, इसमें एक चेंज हुआ है कि अब ई इनवॉइसेस में थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन आया है। तो मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। और ये जो क्लेरिफिकेशन किया गया है, इससे अब बैंकिंग सेक्टर के लोगों को, जीटीए वालों को, इंश्योरेंस कंपनीज को, एसईजेड वालों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट हैं तो थोड़ा सा आपको अब इन लोगों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग अवेयर नहीं है उनके साथ दिक्कतें हैं। गवर्नमेंट किसी को नहीं छोड़ेगी। जीएसटी में जिन लोगों को एग्जम्पशन मिली है, गवर्नमेंट का ये प्रॉमिस है कि आपके साथ मिली। प्रॉमिस के नाम पे याद आया, एक गाना सुने थे आप, वादा कर ले साजना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज है। 10 सेकेंड में टाइम लेता हूँ, आप एक बार याद करिए। सेम चीज जीएसटीएन पब्लिक के साथ कर रही है। वादा कर ले साजना, वादा कर ले साजना, तेरी नैना मेरी नजर में होके जुदा, ये वादा रहा न हो। ये वादा रहा जो था ना, ये वादा ही है हमारा गवर्नमेंट के साथ। देखिए, नोटिफिकेशन नंबर 14 जो आया, इसमें कहा जा रहा है कि इन द सेड रूल, इन रूल 46 आफ्टर क्लॉज आर द फॉलोइंग क्लॉज शेल बी इंसर्टेड नेमली। सबसे पहली बात जान लीजिए कि रूल 46 क्या है। रूल 46 जो है वो इनवॉइस बनाने के बारे में कहता है। आइए सीजीएसटी रूल पे आते हैं हम, और सीजीएसटी रूल का रूल नंबर 46 आप देखिए। चैप्टर 6 का रूल 46 कहता है कि टैक्स इनवॉइस जो बनेगा उसमें क्या क्या डिटेल्स होना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें लिखा होना चाहिए। तो अभी तक आप देखिए सब रूल आर तक लिखा हुआ है। अब आर के बाद अब एक नया सब रूल आएगा, आपको यहाँ पे जुड़ करके यहाँ पे आएगा 46A के ऊपर आएगा सब रूल एस। ठीक है, ये देखिए एक एस आएगा, इंसर्ट होगा। और डिक्लेरेशन एज बिलो, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इनवॉइस में। ये जितने लोग इनवॉइस बनाने वाले हैं उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। कौन लोगों को देना पड़ेगा, एक बार ये पढ़ लीजिए। That invoice is not required to be issued in the manner specified under sub-rule 4 of Rule 48 in all cases where an invoice is issued other than in the manner so specified under the sub-rule 4 of Rule 48 by the taxpayer having aggregate turnover in any preceding financial year from 2017 to 18 onwards more than the aggregate turnover as notified under the said sub-rule 4 of Rule 48। रूल 48 सब रूल 4 में कहा गया है कि कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था कि आप ई इनवॉइस बनाने की आपको जरूरत नहीं है। एक बार आइए देख लेते हैं रूल 48 का सब रूल 4। रूल 48 जो होता है वो मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस है। इसका सब रूल 4 आइए हम देखते हैं एक बार। ये स्क्रीन पे सब रूल 4 है। यहाँ आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमिश्नर जो है वो रिकमेंडेशन दे सकता है आपको काउंसिल के रिकमेंडेशन पे नोटिफिकेशन के थ्रू के एग्जाम्प्ट अ पर्सन और अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस फ्रॉम इशुएंस ऑफ इनवॉइस अंडर दिस सब रूल फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। कुछ पीरियड के लिए इनको दिया गया था, ये नहीं कि पूरी जिंदगी कहा गया था। तो ये लोग कौन कौन से हैं और क्या टर्नओवर। अब टर्नओवर की बात एक बार हम कर लेते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 1/2022 के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको आया था 24 फरवरी 2022 को। इसमें कहा गया था कि 1 अप्रैल 2022 से आपको 20 करोड़ रुपीज जिनका भी टर्नओवर हो रहा है उनको ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हुआ था। एक बार ई इनवॉइस सिस्टम के पोर्टल पे भी आप देखेंगे
एज पर नोटिफिकेशन नंबर 1/2022, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं चल रहा है, डेटेड 24 फरवरी 2022, ई इनवाइसिंग इज मैंडेटरी फॉर द टैक्स पेयर्स with annual turnover more than ₹20 crore from 1 अप्रैल 2022। ये आपने यहाँ देख लिया, ये रहा। अब आते हैं हम, नोटिफिकेशन आपने देख लिया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो आपने 48(4) में अभी देखा रूल में कि गवर्नमेंट ने कुछ क्लासेस को एग्जेम्प्ट किया था अगर उनका टर्नओवर 20 करोड़ रुपया से ज्यादा है तब भी। वो कौन कौन लोग हैं ध्यान से समझिएगा, अब आप लोगों को दिक्कतें होने वाली है। यहाँ पे पूछा था व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइस फॉर इंपोर्ट, ओ सॉरी ये नहीं है आपका क्वेश्चन, गलत, ये रहा। फॉर व्हिच एंटिटीज सेक्टर्स ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल या एग्जेम्प्ट, कहा कि किस एंटिटीज के लिए, किस सेक्टर्स के लिए ई इनवॉइसिंग जो है एप्लीकेबल नहीं है, कौन सा सेक्टर ई इनवॉइस करने से एग्जेम्प्ट है अगर उसका टर्नओवर 20 करोड़ रुपीस से ज्यादा है तब भी। पहला का एसईजेड के यूनिट जितने हैं, इंश्योरेंस कंपनियां जितनी है, बैंकिंग कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब यहाँ पे देखो एनबीएफसी वालों के लिए भी, इन सब के लिए नहीं था ई इनवॉइस। जीटीए वाले जो हैं वो सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज, suppliers of passengers transportation service, suppliers of service by way of admission to exhibition of cinematograph films in multiplex screens, and person registered in terms of rule 14 of GST rule OITR। अब इन सब में आप लोगों को दिक्कत कहां से होगी, एसईजेड वालों से, इंश्योरेंस वालों से तो आपको कम लेना देना होता है, बैंकिंग कंपनी से आपको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें, जीटीए के लिए भी आपको जरूरत होगा, जीटीए से भी आप लोगों को ज्यादा कम पड़ता है। अब बैंकिंग कंपनीज वालों के लिए मुश्किल क्या होगा कि आप लोग अभी जब भी जीएसटी इनवॉइस मांगते होंगे आप अपने बैंक से, तो एक तो बैंक देने में आपको दिक्कतें करेंगी क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाता है जल्दी। अब उनका सॉफ्टवेयर जल्दी अपडेट नहीं होता है क्योंकि उनके पीछे की जो टीम होती है, आई थिंक कि वो लोग थोड़ा सा सेंसिटिव नहीं होते हैं। बैंक में अपना काम समझ के करेगा कोई आदमी काम तभी तो होगा। काम को ना अपना काम समझ के करिए, कहीं पे भी आप नौकरी करते हैं या मालिक हैं, जो भी हो आप, प्रोफेशनल हैं, एडवाइजर हैं या नौकर हैं, जो भी आप हैं या मालिक हैं, तो थोड़ा सा अपने काम को, जॉब है ना तो अपने सीट पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना चाहिए लोगों को। बैंकिंग कंपनी में क्या होता है, मेरा तो डेली का पंगा होता है, हमारा जो बैंकिंग है। अब बैंकिंग आपको हर महीने जीएसटी इनवॉइस देती है। बैंक जब आपको इनवॉइस देते हैं, इनवॉइस, ई इनवॉइस, तो आपको क्या लगता है वो आपको ई इनवॉइस देते हैं? नहीं देते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो एग्जेम्प्ट थे। हाँ, ई इनवॉइस का मतलब ये नहीं होता है कि कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस दे दिया तो आप मान लोगे। अब ई इनवॉइस जो देते हैं ये, इस पे एआरएन नंबर वगैरह तो होता नहीं है, ना तो क्यूआर कोड होता है। अब इन्हें करना पड़ेगा, तो अगले महीने से, जब आप इसी महीने से मान के चलिए, जुलाई का बिल जब आपको अगस्त में आएगा, 5 जुलाई को ये नोटिफाई हो गया है नोटिफिकेशन, तो मोटा मोटी आपको अगले महीने, इस महीने में 2 टाइप के आपको इनवॉइस मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब आपको बैंकिंग कंपनी से जीएसटी इनवॉइस मिले तो इंश्योर कर लीजिए कि वो ई इनवॉइस नहीं होता है, और उनको ई इनवॉइस देने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो कहा है कि उस पे जो लाइन लिखने के लिए, वो इनको अब लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो उस इनवॉइस को मत लीजिएगा, उसे इनवॉइस मत मानिएगा, उस पे आपको जीएसटी डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा सकती है। क्योंकि देखिए, लगा सकती है, मैं एक वर्ड बोला हूं, सकती, सकती मतलब कि मे बी इम्पोज्ड। मे वर्ड इसलिए होता है क्योंकि निश्चित नहीं है कि आपके रीड कर ले असेसमेंट के टाइम पे, लेकिन अगर असेसमेंट के टाइम पे रीड कर गया और ऑफिसर अगर इनोसेंट है, ऑनेस्ट है, तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लॉ कर रहा है, और लॉ तो किसी का हाथ का है ना, ना मेरे हाथ का, ना आपके हाथ का। अभी जानते हो क्या हुआ, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ।
मैं टीडीएस काट लिया कुछ लोगों का अपने ऑफिस में। तो उन लोगों ने क्या किया, एक बंदा है, नाम नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छा सीनियर पोस्ट पे है। उसने कहा यार ये मरता भी नहीं है, इसको कुछ होता भी नहीं, ये एक्सीडेंट भी नहीं करता है, मेरा टीडीएस काट लिया। सोचो एक छोटी सी बात, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं 6 महीना ऑफिस ना जाऊं, या मैं मर गया तो जिंदगी भर ना जाऊं, लेकिन क्या उससे भारत के फाइनेंस मिनिस्ट्री पे सीतारमन जी को कोई इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। वो लॉ बनाएंगे ही बनाएंगे, मेरी जगह पे कोई भी आएगा तो वो टीडीएस काटेगा ही काटेगा। तो उसी तरह आपको चीजें देखना है। अब इन सब में से आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी बैंकिंग वालों से, जीटीए वालों से। मेन रूप से बिजनेस में यही दो चीज होते हैं, और एक ऐसी जेट से अगर आप माल परचेज करते हो तो यहाँ पे भी आपको जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे इन लोगों से आपको क्या करवाना है, जो आप बिल लोगे बैंक वाले से भी, एसी जेट वालों से भी, वहां पे उनसे ये लाइन नोट करवा लेना। ये लाइन नोट करवाना जरूरी है, ई इनवॉइस उनको देने की जरूरत नहीं है। अब होता क्या था, जब हमारे पास ई इनवॉइस आता है, सपोज करो मैं तो दिन रात जीएसटी पढ़ते, तो यही मेरी गीता है, मेरा रामायण है, मेरा मतलब सब कुछ मेरा जीएसटी ही है। तो मैं दिन रात पढ़ते रहता हूँ, तो मुझे पता है कि बिल देखने के बाद इस पे अप्लीकेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। कई बार मुझे भी याद नहीं होता है। लेकिन जो जनरल पर्सन है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि किस पे ई इनवॉइस अप्लीकेबल है और किस पे ई इनवॉइस नहीं अप्लीकेबल। तो ऐसे लोगों को मेरा वीडियो शेयर करिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो अच्छी लगे, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती होगी, तो जरूर से जरूर लाइक भी करिएगा। तो जब आप लोगे ना इनवॉइस, तो उस इनवॉइस पे देखना, इस पे लिखा होना चाहिए कि आई ऑब्लिक वी hereby declare that thou our aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards is more than the aggregate turnover notified under sub rule 4 of rule 48. We are not required to prepare an invoice in terms of the provision of the said sub rule. मतलब इसको लिखना है कि भैया मैं जानता हूं कि मैं जो है सो टर्नओवर अपना पिछले 2017-18 से लेके अभी तक में जो नोटिफाइड टर्नओवर आपका है 20 करोड़ का, ये टर्नओवर बार बार बदलता रहा, 500 से 100 पे, 100 से 20 पे आया। और याद रखिएगा शायद 1 जनवरी 2023 से 5 करोड़ पे ई इनवॉइस होने वाला है, जहां तक अभी सुनने के लिए आ रहा है। अभी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, सूत्रों के थ्रू मालूम हुआ है। तो अगर ऑफिशियली नोटिफाई होता है तो हमारे चैनल पे आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अवेयर हो जाइए, कोई नहीं छूटिएगा, ये मजा में मत रहिए कि जीएसटी। तो ये चीज उनको लिखना पड़ेगा कि मेरा टर्नओवर जो है, जो नोटिफाइड है 48 सब रूल 4 में, उससे मैं ज्यादा हुआ हूं, लेकिन मुझे ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है एज पर दिस प्रोविजन। इससे क्या होगा कि जब ये लाइन यहाँ पे लिख के आएगा ना मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे काले, मेरे हरे, मेरे भाई, जब ये रूल पे ई इनवॉइस पे, या जो भी इनवॉइस है, कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस ही अब सब जगह आता है ये नॉर्मली, तो जब इनवॉइस पे ये 3 लाइन का ये सेंटेंस लिखा होगा, तो आपका भी क्लियर रहेगा कि इस कंपनी से इनवॉइस नहीं आना है। तो इम्पोर्टेंट चीज याद रखिए, ऐसी जेट, बैंकिंग वाले और इंश्योरेंस वाले, जितना इंश्योरेंस करवाओगे उस पर ध्यान रखना, ये चीज लिख के आना चाहिए, बैंक वाले से लिख के आना चाहिए, नहीं तो भाई मेरे फंसोगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ, नेक्स्ट और भी सारे वीडियोज मैं आपको बना के दूंगा। और अभी एक इम्पोर्टेंट वीडियो मैं यहाँ पे, ये 88B जो आया है ना, मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, ये मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है। इतना बड़ा नोटिफिकेशन ये आ गया है ना, 13 पेज का है, और एक एक लाइन पढ़ के देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार और साथ रहा तो हम ऐसे ही छोड़ेंगे ना, हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।